नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पहला कदम में हर हफ्ते हम आपको बताते हैं कि आप जो पैसे कमा रहे हैं और बचाने के साथ साथ उसे बढ़ाते कैसे जाएं। इसलिए सीएनबीसी आवाज ने पहल की है पहला कदम की। हम केवल निवेश के टिप्स आपको नहीं देते, बल्कि आपके जहन में उठ रहे सवालों के जवाब भी देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर अपना मैसेज छोड़िए। पहला कदम के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जो चर्चा की थी आपको एक बार फिर से याद दिला दें। म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर हमने विस्तार से बात की है। आज हम बात कर रहे हैं कि इन फंड्स में निवेश का तरीका क्या हो, कैसे आप निवेश कर सकते हैं और ये कैसे तय करें कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेनी है, ऑनलाइन जाना है, अपने बैंक में जाना है या कोई और रास्ता, क्या कुछ विकल्प हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल, स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही होगा कि अमूमन जो तरीका होता है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के लिए आप एक एडवाइजर के पास जाते हैं और उनके थ्रू निवेश करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है यही सबसे आसान और सही रास्ता है। हाँ, लेकिन प्रदीप, इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की है वो ये कि डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर में फर्क है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने के लिए एक ब्रोकर के तौर पर काम करता है, एजेंट के तौर पर काम करता है। जरूरी नहीं कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर भी हो, लेकिन ज्यादातर एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होते हैं, लगभग सारे ही होते हैं। और ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर भी एडवाइजरी का काम करते हैं, क्योंकि खाली डिस्ट्रीब्यूशन करके बात बनेगी नहीं। तो यानी जैसे डॉक्टर ऐसे होते हैं कुछ जो आपको अपने पास से दवा भी देते हैं, कुछ केवल पर्ची लिख के दे देते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जो खाली पर्ची लिख कर दे वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर है, वो एडवाइजर है। वो एडवाइजर है, माफ कीजिएगा। और जो दोनों काम करके दे वो ये एडवाइजर भी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि डिस्ट्रीब्यूटर में एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि उनकी जिम्मेदारी इस बात की नहीं है कि आप किस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का काम सिर्फ इतना होता है कि आप जाएं, उससे कहें कि मुझे इस फंड में पैसा लगाना है। वो आपके लिए एक सुविधा दे देगा, प्लेटफॉर्म दे देगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं, ऐसे फॉर्म भरिए, इस तरह से चेक लिखिए, आपका फॉर्म और चेक मैं म्यूचुअल फंड तक पहुंचा दूंगा और आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये काम डिस्ट्रीब्यूटर का है। नहीं, मुझे तो है ना, अगर आप लंबे लंबे 2-3 पन्ने के फॉर्म दे दे तो मुझे उससे घबराहट होने लगती है कि क्या है इसमें, क्या लिखूं। मैंने कभी लिखा नहीं और वो बातें समझ में नहीं आती आपको पढ़ के। राइट। इसका मतलब क्या है, कोई डॉक्यूमेंट लगाना है तो क्या लगाऊं, पैन कार्ड लगाऊं या वोटर आईडी लगाऊं या ड्राइविंग लाइसेंस लगाऊं। तो डिस्ट्रीब्यूटर इन सब में भी मदद करेगा। वैसे एक बात है कि जिस आदमी ने पासपोर्ट बनवा लिया उसको इन सब चीजों से बड़ी हाँ, इसीलिए सबसे बड़ा मुश्किल काम वहां होता है। तो वो कर लिया तो बाकी सारे फॉर्म से आप भर सकते हैं। लेकिन सीरियसली ये बात सही है कि किसी भी म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरना, उसमें सही स्कीम पसंद करना, उस स्कीम के अलग अलग ऑप्शंस, डिविडेंड ग्रोथ, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, ये सब पसंद करना इतना आसान नहीं है। समझ में नहीं आता मतलब क्या है। तो इस पर आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो चाहिए, तो वहां डिस्ट्रीब्यूटर आता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के केस में एक बात है कि पहली बात तो ये कि वो डिस्ट्रीब्यूटर वैलिड होना चाहिए, जो कि एमफी जनरली जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको एक सर्टिफिकेशन देती है। फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं। तो आपको ये, आप जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं या कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आकर कहे कि मैं आपके बिहाफ पे पैसा लगवा दूंगा म्यूचुअल फंड में, तो आप उससे ये जरूर पूछिए भाई आप रजिस्टर्ड है ना। रजिस्टर्ड है तो फिर उसके बाद आप उनके पास जा सकते हैं। दूसरी बात, अब कोई भी मुफ्त में तो काम करता नहीं, पैसे तो लेगा, सर्विसेज दे रहा है तो। लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। जनरली कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फीस चार्ज नहीं करता। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मुफ्त में काम कर रहा है। तो मतलब उनको फंड से पैसे मिल रहे होंगे। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने कि म्यूचुअल फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं, फीस देते हैं। तो ऐसे में उन्हें म्यूचुअल फंड से फीस मिल जाती तो जनरली वो इन्वेस्टर से नहीं लेते। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको पता नहीं है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह सकता है कि देखिए मैं आपके पैसे लगा रहा हूं, आपसे फीस लूंगा, और आपको नहीं मालूम कि उधर म्यूचुअल फंड से उन्हें फीस मिल रही, तो आप शायद हाँ भी कर देंगे कि भाई मुझे नहीं पता, चलिए ये बता रहे हैं, ये कर रहे तो इनके लिए फीस ले रहे हैं, तो गलत किया। हाल में हमने ये भी सुना था पिछले दिनों में कि एंट्री लोड बहुत कम कर दिए गए हैं। म्यूचुअल फंड अब ज्यादा फीस नहीं देते, ज्यादा कमीशन नहीं देते, इसलिए अब फीस देने वाले शायद सिस्टम शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक खाली डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा फीस क्यों मिलनी चाहिए? वो एडवाइस का काम तो नहीं कर रहा। जो एडवाइस का काम कर रहे हैं उन्हें फीस लेने का हक है। जो खाली ये कह रहे हैं कि मैं आपका ट्रांजैक्शन करने में मदद करूंगा, जैसे आपने एक फ्लैट या प्लॉट खरीदा, एक आप
एजेंट ऐसा है जो आपके लिए बोलता है कि मैं आपका एग्रीमेंट बना के ड्राफ्ट करके दे दूंगा, रजिस्ट्री कराने में मदद करूंगा, और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि मैं आपकी डील भी करवा रहा हूं, दो पार्टीज को बिठा के आपके प्राइस नेगोशिएशन भी कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। और तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर खाली आपका काम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो उससे ज्यादा फीस नहीं देनी है। जहां आपको एडवाइस मिल रही है, राय मिल रही है कि आपको कहां पैसा लगाना, कौन सा फंड आपके लिए सही है, आपके फाइनेंशियल गोल से मिलता जुलता है या नहीं, वहां पर आपको फीस देनी पड़ सकती है। अच्छा, सारे फंड क्या एक बराबर फीस देते हैं? क्योंकि मतलब मुझे जो पहला डाउट होता है, और हम पत्रकार लोग तो पहले शक करते हैं, सब पे करना भी चाहिए कि एक म्यूचुअल फंड अगर ज्यादा दे रहा हो तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर वही बेचेगा जहां उसको ज्यादा कमीशन मिलता है। ये बात सही है, और काफी हद तक पहले होती भी थी कि जहां कमीशन ज्यादा मिले वो फंड बेचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। लेकिन इसमें एक बात है, और वो ये कि जब आप पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लगा रहे हैं, एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो आपके लिए खर्चा थोड़ा ज्यादा है। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट प्लान हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि किस तरह से वहां आप इसकी बचत कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जो प्रदीप ने पॉइंट हाईलाइट किया वो काफी अहम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एडवाइजर आपको वही फंड लेने के लिए ज्यादा कह रहा है जिसमें उससे कमीशन ज्यादा मिल रहा हो। ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये समझना जरूरी है। और डिस्ट्रीब्यूटर तो चूंकि आपको एडवाइस कर नहीं रहा, कर रहा है, तो आप सावधानी रखें कि भाई उसका कोई खुद का इंटरेस्ट तो नहीं है अपनी इस एडवाइस के पीछे। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम वही है, पहले आपको निवेश करने में मदद करवाना, दूसरा जब आपका निवेश हो गया तो उसे फॉलो अप करना कि उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। सब समझिए, आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स चेंज करना है, आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है, आपको घर का पता चेंज करना है, तो ये सारे काम डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए करके देगा। और जब आप रिडम्पशन करना चाहते हैं तो भी आपकी रिडम्पशन स्लिप्स म्यूचुअल फंड तक पहुंचाना, नई खरीदारी करना चाहते हैं तो आपका चेक वहां तक पहुंचाना, तो ये काम सारे जो कहते हैं कि जिसे हम क्लरिकल जॉब कहते हैं, वो काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। पूरा हिसाब रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने 8, 10, 15 लोग तो 20-25 स्कीमें ले लेते हैं, तो महीने के आखिर में कौन बढ़ा, कौन घटा, कितना आया, कितना गया, क्या आया, डिविडेंड मिला कि नहीं, तो एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी मदद करेंगे। बिल्कुल। और एक और बात प्रदीप, डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत क्यों होती है? वैसे आप सीधे तौर पर भी जाके पैसा लगा लें, लेकिन होगा क्या, आपको हर फंड में जाना पड़ेगा, हर फंड की साइट पर जाना पड़ेगा, हर फंड के ऑफिस में जाना पड़ेगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो जनरली सारे फंड्स का एक साथ सेलिंग करते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं कि वो एक बिरला ही बेचेंगे या आईसीआईसीआई बेचेंगे या रिलायंस ही बेचेंगे, वो सारे फंड्स बेचते हैं। तो ऐसे में आपके एक ही आदमी से काम हो जाता है, एक ही आदमी से आपको डील करना है, आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है। और उनसे बात कर लें अच्छे तौर पर कि भाई देखिए, मैं आपसे एडवाइस नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आपको ये काम करने के लिए बोल रहा हूं, उसके लिए आपको फीस मिलती है म्यूचुअल फंड से, मैं कुछ नहीं दूंगा। ओके। मुझे एक इस पे उदाहरण याद आता है। मेरे एक मित्र है जिन्होंने कुछ 10 साल नौकरी करने के बाद सर्विस बदली, और उनके हाथ में कुछ 7-8 लाख रुपए आ गए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा कि आप मेरे ख्याल से तो एक इंडेक्स फंड ले लो और एक डेट फंड ले लो, राइट। इस तरह से कुछ स्कीम बना सकते हैं, बैठे तो बात करेंगे। तो उन्होंने एक एडवाइजर पकड़ा, उसके पास गए, और 15 दिन बाद मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बहुत सारे फंड में पैसे लगाए हैं पूरी प्लानिंग करके। उन्होंने अच्छा कितने बताओ, तो 1 महीने बाद वो स्लिप लेकर आए मेरे पास। तो मैंने देखा उनके 7 या 8 लाख रुपए कुछ 15 स्कीमों में बांटे गए थे। कुछ डेट भी थी, कुछ इक्विटी भी थी, कुछ हाइब्रिड भी थी, कुछ ऐसे भी सिस्टम थे कि अभी डेट है, बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत मतलब मुझे भी बहुत देर तक समझना पड़ा। कभी कभी वो होता है ना कि डॉक्टर आपको 8 दवा लिख दे, आप बुखार के लिए गए, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी दवा किस लिए है। 2 ही दवा लिखे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्दी जुकाम की और ये बुखार की। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर भी कई बार कंफ्यूज करके रखते हैं लोगों को, ताकि आप हमेशा उन पर डिपेंडेंट रहें। अब 8 लाख रुपए के निवेश में 15 स्कीम पॉसिबल ही नहीं कि आप ट्रैक कर पाए, देख पाए कि क्या है क्या नहीं। इतने फाइनेंशियल गोल डाइवर्सिफाइड किसी के हो ही नहीं सकते कि आपको 15 स्कीम लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता 4-5 से ज्यादा स्कीम्स की कहीं वाकई में किसी इन्वेस्टर को जरूरत होती है। बिल्कुल। तो जब आप एडवाइजर की या डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले रहे हैं, तो इन बातों पे थोड़ा आपको सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अपनी भी शायद दिमाग लगाएं, और ये जो फॉर्मूला अनिल जी दे रहे हैं उसको याद रखें कि किसी भी हालत में आपको डेट प्लान में डालना है तो 3-4 प्लान में डालने की जरूरत नहीं है। डेट प्लान मोटे तौर पे 2 फंड हो गए मैक्सिमम, बहुत 3 फंड। बिल्कुल। और इक्विटी में भी ऐसे, अगर आप 15 स्कीमें ले लेंगे इक्विटी की, या 10 भी ले लेंगे, तो इवेंचुअली उनका पोर्टफोलियो सेम ही होता है। तो आप एक लार्ज कैप, एक इंडेक्स फंड, एक ब्लू चिप जैसा फंड
और मिड कैप में एक या दो मिड कैप फंड ऐसे ले सकते हैं। बिल्कुल, पर इतनी ज्यादा स्कीमों की जरूरत नहीं होती। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका एडवाइजर बहुत ज्यादा पॉलिसीज ना बेचे। शायद जो हम बात कर रहे थे कि चूंकि उनका हर तरफ से इंसेंटिव होता है तो कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने सारे प्लान थोड़े थोड़े बढ़ा दे। और चूंकि एक आपके पास बड़ा ग्राहक आया है जिसके पास 8 लाख रुपए एक मुश्त है लगाने को, मोटे तौर पे उनके पास SIP करने वाले लोग आते होंगे जो 5-5 हजार लगाते हों, उन्होंने बोला चलो इस ग्राहक को तो सारे फंड में डलवा दें। तो इस तरह की परिस्थितियों से आप जरूर जागरूक रहें और खुद फैसला लें तो शायद ज्यादा अच्छा निवेश कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। राय सबकी लेनी करनी सोच समझकर अपने मन से। तो एडवाइस लें, डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करें, अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर से भी बात करें, लेकिन ये सोचिए कि वाकई में इतने ज्यादा फंड आप हैंडल कर सकते हैं क्या। और आप बहुत क्लियर कट कंडीशन रखें। डिस्ट्रीब्यूटर है तो कह दीजिए कि फीस नहीं मिलेगी, एडवाइजर है तो पहले से तय कर लीजिए कि फीस कितनी देनी है, और उनको ये भी बता दीजिए कि आपको मालूम है कि आप फंड से पैसे फीस लेंगे तो मुझसे आप जरूरत से ज्यादा फीस चार्ज ना करें। ये आप बात करिए ताकि क्लैरिटी रहे शुरुआत से ही। बिल्कुल, लेकिन खुद फैसला लेना आपके लिए क्या बहुत मुश्किल लगता है आपको? दरअसल है नहीं, आपको बताएंगे हम एक छोटे से ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर। और पहला कदम म्यूचुअल फंड निवेश की तरफ बढ़ाने में है। आज हम आपकी मदद कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूशन की सलाह ले सकते हैं और वहां पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन जैसे कि आप अनिल कह रहे थे कि आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत इसलिए पड़ती थी कि 5 म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाकर 5 तरह के फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। अब तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के सामने बैठिए और चाहे जितनी स्कीमें लीजिए। एब्सोल्युटली, बहुत आराम है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत नहीं है आपको, जरूरत है तो फाइनेंशियल एडवाइजर की, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको पैसा किन फंड्स में लगाना है, बजाय इसके कि कैसे लगाना है। कैसे लगाने वाली समस्या तो दूर हो जाएगी। और इस समस्या को दूर करने का सबसे सिंपल सीधा तरीका ये ऑनलाइन इन्वेस्टिंग। अब आप चाहें तो सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू भी हर एक फंड में पैसा लगाने का मौका देते हैं। तो आप चाहें तो किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को पसंद कर लें और उसके वहां चले जाएं, उसमें आपको जो फंड पसंद करना उस फंड में आप पैसा लगा लें उनकी साइट के जरिए। दूसरा तरीका यह कि आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहें उस म्यूचुअल फंड की साइट पर चले जाएं और उस म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्टली आप पैसा लगा सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है प्रदीप, ये समझना बहुत जरूरी है और ये हर इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है। होता क्या है, अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हैं, तो भले ही आप उसको कोई फीस नहीं दे रहे हैं, नहीं वो आपको कोई खास सर्विस दे रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड को तो उसको फीस देनी पड़ेगी क्योंकि उसके थ्रू पैसा आ रहा है। यही अगर आप उस फंड की किसी भी स्कीम में सीधे फंड की वेबसाइट पर जाकर पैसा लगाए तो वो खर्चा म्यूचुअल फंड का बचेगा, और वो जो खर्चा बचता है वो म्यूचुअल फंड अपने पास नहीं रखते हैं, आप ही को देते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट प्लान्स यानी कि आप सीधे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको ज्यादा NAV मिलेगी, ज्यादा अच्छी प्राइस मिलेगी। और अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा खर्चे का। तो सीधे तौर पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो तभी होगा जब आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपको एडवाइस की जरूरत नहीं है, या एक बार आपने एडवाइस ले ली उसके बाद बार बार लेने की जरूरत नहीं है, और फिर आप डायरेक्टली फंड में पैसा लगाते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर, तो फिर आपके लिए पैसे बचेंगे। बिल्कुल, तो ऑनलाइन दोनों ही प्रोसेस हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड से पॉलिसी खरीद रहे हैं और डायरेक्ट प्लान के बेनिफिट्स भी हासिल कर रहे हैं। तो ये जरूर देखें कि अगर आप म्यूचुअल फंड से कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको उसके लिए पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हों। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और उनके थ्रू भी आप खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो जो प्रोसेसेस का इशू होता है कि KYC वगैरह कराने का, तो मेरे ख्याल से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रोकरेज की जो वेबसाइट्स हैं या ICICI डायरेक्ट हो, एक्सिस डायरेक्ट हो, HDFC सिक्योरिटीज हो, आपने इनमें से कहीं भी अगर खाता खोल रखा है तो आपकी KYC हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, सीधे जाकर के बस निवेश करना है। ऑनलाइन में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने में एक ही फायदा है प्रदीप, वो ये कि आपको 10 अलग अलग फंड में आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि मेरा किस फंड में कहां कहां क्या पैसा लगा है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको एक साथ लिस्ट दे देगा
कि आपका पैसा यहाँ इतने दिन इस तारीख को इस प्राइस पर, तो आपको एक जगह मिल जाता है। लेकिन वो एक जगह के लिए क्या वाकई में इतनी फीस देनी चाहिए? शायद नहीं। दूसरी बात इसलिए कि अब तो आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मिलते हैं, आपने केवाईसी कर ली और आपको डिपॉजिटरी वही आपको दे देगी कि आपके पूरे म्यूचुअल फंड यूनिट्स छोड़िए, आपके बॉन्ड्स हैं, आपके शेयर्स हैं, आपके पास जो कुछ भी है सबका पूरा स्टेटमेंट एक साथ भी आ जाता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाने में समझदारी है। एडवाइजर रखना ठीक बात है, क्योंकि वो आपको राय दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आपको किस फंड में कब कितना पैसा लगाना चाहिए और आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो कैसे हासिल होगा। खाली डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेना कि मेरा क्लरिकल काम कम हो जाए, वो तो आप वैसे ही नेट पर कर लीजिए। आज जितने टाइम में आप चेक लिखेंगे, फोन करेंगे, बुलाएंगे, चेक देंगे, उतनी देर में तो आप नेट पर जाकर आराम से आप पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो आप एडवाइस की बात कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन जब आप जाते हैं तो वहां भी आपको इन वेबसाइट्स पे कुछ डिटेल्स मिलते हैं। हाँ। लेकिन इसके अलावा भी तो नेट पे काफी ऑप्शन है, अगर आप खुद का रिसर्च ही करना चाहें तो मुफ्त में कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या उसकी वेबसाइट पे जाके उनका रिसर्च देखने की जरूरत हो। ये बहुत सही बात कही आपने। देखिए, म्यूचुअल फंड की रिसर्च मुफ्त में अवेलेबल है। मैं 2-3 नाम बता दूं, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार, क्रिसिल, ये कुछ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यूचुअल फंड की रिसर्च करते हैं। इनके अलावा लगभग हर बड़ा ब्रोकर वो रिसर्च करता है म्यूचुअल फंड्स की, और वो आपको बताता है किस फंड ने अब तक कैसी परफॉर्मेंस दी है, किस फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, किस फंड का पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की है, किसका कम रिस्की है। और ये जो 2-3 बड़े नाम हमने बताए, ये तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताते हैं। वो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया इसलिए वो अच्छा है, उस फंड ने कितनी रिस्क लेकर रिटर्न दिया है। अगर ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं। कौन सा फंड कम जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं। तो ये सारी रिसर्च अवेलेबल है, और आप एक बार की थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो म्यूचुअल फंड की रिसर्च शेयर मार्केट की, स्टॉक्स की रिसर्च के मुकाबले में बेहद आसान है, आसानी से की जा सकती है। और हिंदी मनी कंट्रोल, हाँ ऑफ कोर्स, वहां पर सारी रिसर्च अवेलेबल है। अच्छा, एक और बात आपने ये जो कही, ये बड़ी काम की बात है। जिन लोगों को लगता है कि हम डायरेक्टली जाकर डायरेक्ट प्लान्स में से हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, अलग अलग फंड में हमारे पैसे रहेंगे, तो उसे ट्रैक कैसे करेंगे? हिंदी मनी कंट्रोल पर अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए, रोज की रोज एनएवी अपडेट होगी, हर रोज आपको पता चल जाएगा आपके निवेश की क्या वैल्यू है, पूरा स्टेटमेंट एक साथ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रदीप का आइडिया एकदम परफेक्ट है, निवेश करें, एक बार एंट्री करनी है हिंदी मनी कंट्रोल में जाकर अपने पोर्टफोलियो में, बस लाइफ लॉन्ग आराम है। बिल्कुल। लेकिन खुद से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको किसी की मदद नहीं मिल रही, तो आपको मोटे तौर पे अपने दिमाग में यह तय करना पड़ेगा कि कितना पैसा कहां लगाना है, किस तरह के ऑप्शंस चुनने हैं, कुल मिलाकर कितने फंड्स लेने हैं। जैसे कि अनिल ने आपको कहा कि आपको अगर निवेश करना है तो आप एक कैटेगरी में यानी डेट में 2 या 3 फंड लें तो काफी है, इक्विटी में 2, 3 या 4 आप कह रहे हैं मैक्सिमम फंड ले तो काफी है, इससे ज्यादा बड़ा आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। इसमें करना ये चाहिए कि कौन सा फंड हाउस ऐसा है जिसके दिग्गज शेयर अच्छा करते हैं, तो दिग्गज फंड, डाइवर्सिफाइड फंड या फिर लार्ज कैप फंड किस फंड का अच्छा है, मिड कैप फंड्स में किस फंड की महारत है, स्मॉल कैप फंड देख रहे हैं तो उनमें किस फंड की महारत है। तो जिन फंड्स में वो पर्टिकुलर फंड हाउस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बस उनका एक फंड चूज कर लीजिए, या ज्यादा से ज्यादा हर कैटेगरी में 2 फंड रखिए, नंबर 1, नंबर 2, बात खत्म। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा फंड जमा नहीं करने हैं और आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। सस्ता ऑप्शन है डायरेक्ट प्लान लेने का, अगर आप वो मैनेज कर सकें खुद से। अदरवाइज आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की, एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं। आपके सामने ये सारे विकल्प हमने साफ कर दिए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में अपने निवेश की शुरुआत जल्द करेंगे और अपना पहला कदम उठाएंगे। लेकिन अगर हमारी किसी मदद की जरूरत है तो फोन लगाइए, हम देंगे आपके सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर पहला कदम की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। हमारे साथ तमाम दर्शक अपने सवालों के जवाब लेने के लिए जुड़ते जा रहे हैं। अपने दर्शकों के सवालों का जवाब देने की हम भरसक कोशिश करते हैं। आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। कुलदीप सिंह लुधियाना से, इन्होंने हमारे फेसबुक पर अपना सवाल डाला है। 10वीं तक पढ़ाई की है, 15,000 रुपए महीने कमाते हैं। फंड का कंसेप्ट
इनके लिए नया है। म्यूचुअल फंड कहां से मिलेगा, क्या बैंक जाना होगा, कितने पैसे से शुरुआत करनी चाहिए, और इनको एक बड़ी चिंता है कि कोई रिस्क या फ्रॉड नहीं होना चाहिए इनके साथ। ये बात सही है, क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं और पैसा भी कम कमा रहे हैं, तो गंवाना नहीं चाहेंगे, बने या न बने। तो देखिए, आपके लिए कुलदीप जी क्या चीज है। पहले बात तो आपने बताया 15,000 कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप बचा कितना रहे हैं। तो कमा रहे हैं कितना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बचा कितना रहे हैं वो अहम है। जो भी पैसा आप बचा रहे हो, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि चूंकि आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा उम्र में मान लो कि नहीं होगी आपकी, शायद 24-25 साल के आसपास होगी, तो फिर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करनी चाहिए। कहां जाना होगा, आपका जो बैंक है, ज्यादातर सारे बैंक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की फैसिलिटी देते हैं, या फिर जो हमने आपको बताया सीधे किसी भी फंड की साइट पर जाएं और पैसा लगा लें। चूंकि अब आपको नॉलेज है नहीं कि कौन सा फंड खरीदना है, तो या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लें, या फिर CNBC आवाज पर हम योर मनी प्रोग्राम करते हैं, वहां पर आप सवाल लिखकर भेज दें। वहां पर होगा ये कि हमारे जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो आपको किसी फंड के बारे में राय देंगे। और कुछ नहीं करना है तो सिंपल एक बात कर लीजिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का निफ्टी का फंड लगा लें पैसा, सबसे बेस्ट, और उसमें पैसा लगा लें, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं। और निफ्टी वाला जो फंड है वो किसी भी फंड का ले लें, आपको जो फंड हाउस पसंद हो उसमें ले लें, किसी भी बैंक में चले जाएं या उस फंड की साइट पर चले जाएं और कह दें कि मुझे निफ्टी का फंड लेना है, बात खत्म। बिल्कुल कुलदीप जी, आप कोई जो आखिरी बात बताई अनिल जी ने कि आप निफ्टी यानी इंडेक्स फंड खरीदें, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपको जो डर है कि फ्रॉड तो नहीं हो गया, आपको डर कब लगेगा, जब आपकी NAV अचानक से गिर जाएगी। अब बाजार चढ़ता उतरता रहता है, किसी और फंड के बारे में, किसी और स्कीम के बारे में हम आपको गारंटी नहीं दे सकते कि ये फिर से बढ़ेगा, लेकिन इंडेक्स का फंड अगर आप लेते हैं तो अब तक का जो इतिहास है वो आप देखें तो उस फंड में आपको कभी साल 2 साल 3 साल के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन अमूमन ये आपको मुनाफा देता रहता है। और अगर आप 5 साल या उससे ज्यादा लंबा समय लेकर चलें तो ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है कि किसी इंडेक्स के फंड ने आपको 5 साल तक नुकसान कराया हो, आपको फायदा करा के ही और अच्छा रिटर्न देकर जाता है। इसलिए हौसले के साथ आप लंबे समय के लिए एक इंडेक्स फंड के साथ शुरुआत कीजिए, और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप बहुत दूसरे रिस्क भी शायद ले पाएंगे, दूसरे निवेश भी कर पाएंगे, और उसमें आपकी पढ़ाई तो आड़े नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो बहुत ही ज्यादा सफल कारोबारी रहे हैं हमारे देश में, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। दामोदर शर्मा आगरा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और फेसबुक पे इन्होंने भी अपना सवाल पोस्ट किया है। पहला कदम में अपने डाइवर्सिफाइड और बैलेंस फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। ये दोनों हम बता चुके हैं, डाइवर्सिफाइड और बैलेंस फंड, इनको शायद एक्चुअली बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन रह गया लगता है। ये बोल भी रहे हैं कि पहला कदम में इन्होंने सुना है। तो शर्मा साहब, डाइवर्सिफाइड फंड जैसा कि नाम है कि ये फंड अलग अलग शेयरों में निवेश करता है। डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है, उन सेक्टर्स में से शेयर चुनता है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही फंड में एक ही सेक्टर में पैसा डाल दिया, किसी कुछ ही स्टॉक्स में पैसा डाल दिया। अच्छा, एक तो ये हो गया अलग अलग सेक्टर्स के होते हैं। दूसरा, इसमें आपको दिग्गज शेयर भी मिलेंगे और मिड कैप शेयर भी मिलेंगे, और हो सकता है छोटे शेयर भी मिल जाए, कई बार IPO वाले शेयर भी मिलेंगे। तो ये एक पूरा यूं कहें कि बास्केट बन जाता है, अलग अलग तरह के सेक्टर्स, अलग अलग तरह के शेयर मिलकर डाइवर्सिफाइड फंड होता है। अब आइए बैलेंस फंड, बहुत साफ है नाम से ही, बैलेंस है। बैलेंस किसका? इक्विटी का और फिक्स इनकम का। तो जनरली बैलेंस फंड में ये होता है 50 से 60%, 70% तक का पैसा होता है डेट फंड में, और 50 से 60-70% का पैसा होता है इक्विटी फंड में। अब ऐसा नहीं कि 130%, 120% हो जाएगा, वो बैलेंस बनाकर चलते हैं मौके के हिसाब से, बाजार की चाल के हिसाब से। कभी इक्विटी का पोर्शन ज्यादा कर लेते हैं, कभी डेट का पोर्शन ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एक तरफ इक्विटी का फायदा मिले तेजी हो, तो दूसरी तरफ जो डेट का पोर्शन है वो आपको थोड़ा थोड़ा ब्याज की कमाई करवाता रहे, ताकि आपको ज्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने की नौबत ना आए और आपको थोड़ी बहुत कम ही सही, इक्विटी फंड के मुकाबले में कम सही, लेकिन ग्रोथ मिलती रहे। ओके, तो ये आप खास ध्यान में रखिए, डाइवर्सिफाइड फंड में डेट नहीं होता और बैलेंस फंड के अंदर डेट भी होता है, तो ये थोड़ा बैलेंस हो जाता है आपका रिस्क। ऋतिक रॉय बर्दवान पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है हमारे फेसबुक पेज पे। कई म्यूचुअल फंड अपने नाम के आगे 200 वगैरह जोड़ लेते हैं। ओके, HDFC 200 की बात करें, 100 भी जोड़ते हैं। ये अलग अलग तरह के नंबर जो डाल देते हैं, तो जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप, कई फंड ऐसे हैं कि टॉप 20, टॉप 30, टॉप 200 फंड,
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली अगर आप उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव में जाकर पढ़ेंगे, हर फंड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, हर स्कीम का अपना एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें दो चीज हो सकती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब ये फंड कहता है कि हम टॉप 30 स्टॉक्स में, टॉप 30 है या टॉप 200 या HDFC 200 फंड है, तो वो ये कहते हैं कि 200 शेयरों का एक यूनिवर्स है, उसमें से हम शेयर चुनेंगे आपके लिए। जैसे कि BSE 200 एक इंडेक्स है, BSE 200 में से हम शेयर चुनकर वो अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। दूसरी बात, वो ये कहेंगे कि हमारे फंड की परफॉर्मेंस आपको कंपेयर करनी कि हम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, तो BSE 200 की परफॉर्मेंस देखिए, वो कितना बढ़ा है या घटा है, हमारा फंड कितना बढ़ा है या घटा है, वो हो गया। तीसरी बात, कुछ फंड ऐसे होते हैं टॉप 20, टॉप 30, उन फंड का ये कहना है कि जो सबसे दिग्गज 20 शेयर है, सबसे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले 20 या 30 शेयर है, उनमें से हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो ये फंड आपको ये बताना चाहते हैं, ये नंबर लगाकर, कि ऐसा नहीं कि आप HDFC 200 मतलब उसमें आप 200 शेयर देखेंगे उसके पोर्टफोलियो में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि 200 शेयरों के जो लिस्ट है फंड्स की, स्टॉक्स की, उसमें से इसमें शेयर चुने जाएंगे। तो लेकिन ये 200 शेयर कैसे तय होंगे? 200 शेयर, 200 कंपनियां सेल्स के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से? वो फंड तय कर सकता है अपने हिसाब से। जनरली क्या होता है, जैसे HDFC 200 है, उसने BSE 200 इंडेक्स जो है उसको कंपेयर किया है। कोई भी फंड ये कह सकता है कि हम टॉप 200 मतलब हम टॉप 200 कंपनियां जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, जनरली इसमें सेल्स या प्रॉफिट के क्राइटेरिया से कंपनियां नहीं चुनी जाती, इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चुनी जाती है कि जिन कंपनियों की वैल्यू टॉप 200 में आती है उन्हीं में से हम शेयर चुनेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है डाइवर्सिफाइड, एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं कंपनियों में पैसा लगेगा जो सबसे बड़ी हैं। हाँ। छोटे में, मिड कैप में, डाउटफुल किस्म की कंपनीज में पैसा जाने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब इसमें दोनों चीजें हैं प्रदीप, कभी कभी आप टॉप 20 स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो आपको वैसे रिटर्न नहीं देगा जो आपको रिटर्न शायद इस तरह के फंड में टॉप 200 में मिल सकते हैं। लेकिन होता यह है कि आपको ये पता है कि ये फंड एकदम लिक्विड है, टॉप 20 वाले, टॉप 20 स्टॉक को बेचना बड़ा आसान है। अगर बाजार 25, 30, 40% भी गिर गया, जैसे कि 2008 में जो गिरावट आई थी 60% भी गिर गया, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। टॉप 20 में आपका पैसा सेफ है, हमेशा लिक्विड, जब चाहे बेच दो। और ये कंपनियां फिर से रिवाइव होंगी, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, सालों से चल रही है, बिल्कुल ब्रांड इक्विटी है, यस, तो इनका माल तो कभी भी बिकेगा। सही है। तो आप रिस्क के हिसाब से ये आप तय कर सकते हैं। जितना जैसे जैसे यूनिवर्स बढ़ता जाता है, फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क लेने की स्थिति में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फंड मैनेजर के हाथ बांध के रखें, तो आप ये नंबर जो देखते हैं, तो टॉप 100 पकड़िए, थोड़ी छूट देना चाहते हैं तो टॉप 200 पकड़िए, और ज्यादा देना चाहते हैं तो इससे बाहर निकलिए और डाइवर्सिफाइड फंड में पैसे लगाइए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर। गुरुनाथ पटेल सूरत से अपना सवाल इन्होंने हमें भेजा है। इनकी उम्र है 25 साल, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं 2 लाख रुपए से। अब इन्हें सलाह चाहिए, ट्रेडिंग 2 लाख रुपए से शुरू करते हैं? गलत सोचे। पहली बात तो ये कि गुरुनाथ जी 25 साल की उम्र है, मैं मानता हूं आपको मार्केट की समझ बहुत ज्यादा नहीं होगी। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, पहले 3 से 5 साल तक म्यूचुअल फंड में रखें, उसमें पैसा बन जाने दें, उससे जो मुनाफा है तब तक आपको 3 से 5 साल में थोड़ी समझ आ जाएगी। पोर्टफोलियो देखेंगे, कौन से शेयर लिए जाते हैं, कौन से शेयर बेचे जाते हैं, इसकी जब समझ आ जाएगी तब उस मुनाफे में से, पूरा अमाउंट नहीं, उस मुनाफे का थोड़ा हिस्सा, समझिए आज आप 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, 5 साल बाद ये आपके 4 लाख हो जाते हैं, दुगुने हो जाते हैं, तो फिर उसमें से जो 2 लाख का मुनाफा है उसमें से 50,000 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए। क्योंकि ये मानकर चलें जिससे आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे उसके नुकसान होने की आशंका रहती है। तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट से आप शुरुआत कर रहे हैं, ट्रेडिंग की राय बिल्कुल नहीं। पहले निवेश कीजिए, फिर ट्रेडिंग के बारे में सोचिए तो बेहतर होगा। बाजार को समझना बेहद जरूरी है, वरना आप बाजार में दान करके चले जाएंगे, पैसे कमा के नहीं जाएंगे। नितिन घोले हमारे साथ नागपुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। नितिन बताइए, क्या है आपका सवाल? मुझे स्टार्ट करना था, वो कैसे स्टार्ट होता है और इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है सर। क्या करना चाहते हैं आप? भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं? हाँ, ट्रेड करना चाहता हूँ। अच्छा, कितने पैसे हैं आपके पास ट्रेड करने के लिए? 1 लाख बस। 1 लाख, 1 लाख रुपए हैं इनके पास। अभी कहीं निवेश किया है आपने पैसा? नहीं, अभी तो कहीं नहीं किया, अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ। उम्र कितनी है?
25 साल कंप्लीट। अरे सर 25 साल की उम्र में सेम ये तो वही केस है जैसा गुरुनाथ पटेल साहब का भी है, वो भी यही कह रहे हैं कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो नितिन जी पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग करने का एक बार दिमाग से निकाल दीजिए। इस 1 लाख रुपए को 3 से 5 साल के लिए इक्विटी फंड में लगाइए। उसके बाद जो मुनाफा होगा उस मुनाफे का 20 से 25% हिस्से से आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए, और वो भी तब जब आपको लगे कि ट्रेडिंग करके आप पैसा बना पाएंगे तो कीजिए, नहीं तो निवेश के साथ रहिए। इस उम्र में 25 साल की उम्र में जबकि आपको नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग करने की राय बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे म्यूचुअल फंड में तुरंत अभी 3 से 5 साल के लिए पैसा लगा दीजिए। तो नितिन, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ ठीक है बहुत अच्छा। तो आपको क्यों लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बाजार में? आपने कैसे कुछ पढ़ाई की है? सर कैसे बाहर तो कोई बिजनेस नहीं कर सकते अभी, तो उसी में अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपने क्या कोई जानकारी हासिल की है बाजार के बारे में? कुछ पढ़ाई की है, कोई क्वालिफिकेशन है, कोई अनुभव है? नहीं, मेरा तो अभी BA शुरू है। ओके, तो BA शुरू और मैं बिजनेस कर चुका, पहले भी बहुत सारे बिजनेस किए मैंने। अभी सिर्फ ट्रेडिंग का रह गया था, इसकी वजह से मुझे ये भी करना था। इसमें क्या है क्या ना नितिन, जो आप बिजनेस करना जानते हैं उसमें ध्यान लगाएं, वहां पर अच्छी कमाई करें, और वहां से अच्छी कमाई करके जो बचत करते हैं उससे शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ओके, शुक्रिया आपका। तो ट्रेडिंग अपने आप में कोई बिजनेस नहीं है। आप जो पैसे कमाते हैं, बचाते हैं, उससे आप निवेश करते हैं, और उससे कभी कभी आप ट्रेड भी करने की सोच सकते हैं। हाँ, कभी आपने निवेश के लिहाज से सोचा और अचानक से किसी शेयर ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दे दिया, कोई खबर ऐसी आगे जल्दी बढ़ गया कि 15 दिन, महीने, 2 महीने में 40-50% के रिटर्न आ गए, वहां आप बेच कर निकल जाएं, वो अलग बात है, वो एक ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन फुल फ्लेज ट्रेडिंग करना तो बहुत एक्सपर्ट्स का, स्किल वाले लोगों का काम है। और जाहिर है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सामने खड़े होंगे तो वही जीतेंगे, आप हारेंगे और अपने पैसे गंवाएंगे। आर्य सहाय कानपुर से फेसबुक पे इन्होंने अपना सवाल डाला है। कॉलेज में लेक्चरर हैं, अप्रैल 2016 में रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पर सब मिलाकर 50 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां कम से कम 40,000 रुपए महीना रेगुलर इनकम के तौर पे मिलती रहे। MIP सिंपल, इन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो पोस्ट ऑफिस में भी हैं जो रेगुलर इनकम देती है, तो पोस्ट ऑफिस की रेगुलर इनकम में आप पैसा लगा सकते हैं और MIP में पैसा लगा सकते हैं। जैसे 50 लाख ये बचा रहे हैं, और मैं ऑन एन एवरेज ये मानूं कि साल का 12% का रिटर्न इनका आएगा, तो 6 लाख रुपए का रिटर्न होता है। तो 6 लाख के सामने इनको चाहिए 40,000, यानी कि लगभग 4,80,000 रुपए। तो आप एक काम कर सकते हैं, लगभग 40 लाख रुपए आप MIP में डाल दें, ताकि आपके 40,000 रुपए की जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो लगभग उससे पूरी हो जाए। और 10 लाख रुपए को थोड़ी लंबी अवधि के लिहाज से आप डेट फंड में पैसा लगा सकते हैं 3 से 5 साल के लिए। क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं इसलिए मैंने इक्विटी में पैसा डालने की राय नहीं दे रहा हूँ, रिस्की पैसा डालने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अच्छे बॉन्ड फंड में या अच्छे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में 3 से 5 साल के लिए 5 से 10 लाख रुपए लगा दीजिए, और बाकी 40 लाख रुपए से आपका काम हो जाएगा। जो मंथली खर्चा आपको 40,000 रुपए के लिए चाहिए, वहां से बात बन जाएगी। तो यह आपके लिए स्ट्रैटेजी, मंथली इनकम प्लान, और आप वही चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से याद रख पाएंगे, हर महीने कमाई कराने वाला प्लान, यानी मंथली इनकम MIP। कृतिका रॉय आसनसोल से फेसबुक पे इन्होंने अपना सवाल डाला है। इनके पिता हाल ही में गुजर गए हैं, बैंक सेक्टर के कई शेयर्स के सर्टिफिकेट छोड़ गए हैं। अब इन्होंने सुना है कि उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये कैसे होगा, किससे संपर्क करना चाहिए? डिजिटल फॉर्मेट मतलब डीमेट करवाना होगा। सबसे पहले तो कृतिका आपको ये देखना है कि जो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास पड़े हैं उनमें ये देखिए कि क्या आपके पिताजी ने कहीं कोई सेकंड होल्डर भी रखा है। अगर पिताजी के साथ माताजी का या बच्चों का नाम है सेकंड होल्डर के तौर पर, तो उनकी डेथ के बाद वो शेयर उनके हो जाते हैं। नहीं है, और अगर उन्होंने नॉमिनी किसी को अपॉइंट किया है, नॉमिनेशन करके गए, तो उनकी डेथ के बाद वो शेयर उनको मिलेंगे। अगर दोनों ही नहीं किया है तो फिर जो भी उनका लीगल उत्तराधिकारी है, आप हैं या आपकी माताजी हैं, उन्हें एक डेथ सर्टिफिकेट के साथ में ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को भेजने होंगे, और उनको कहना होगा कि देखिए ये डेथ सर्टिफिकेट है, हम लीगल उत्तराधिकारी, उसका प्रूफ आपको देना होगा, और वो शेयर आपके नाम में ट्रांसफर हो जाएंगे। शेयर आपके नाम में ट्रांसफर होकर आ गए, आप अब इनको डीमेट करवा दीजिए। और डीमेट करवाने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। चाहे तो आप पहला कदम के पुराने एपिसोड उठाकर देख लें हमारी वेबसाइट पर जाकर, किस तरह से डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है वो हमने बताया। अब वो डीमेट अकाउंट खुलने के बाद आप उन्हें डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, और आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए किसी ब्रोकर के पास जाना होगा या किसी बैंक के पास। लगभग सारे बैंक आजकल डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, सारे ब्रोकर्स भी देते हैं।
चलिए, और अगला सवाल देवेंद्र चौहान शाहजहांपुर से पूछ रहे हैं। इनके पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है। ये जानना चाहते हैं कि क्या इसे बेचकर किसी ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां से हर महीने रेगुलर इनकम आती रहे। अगर रेगुलर इनकम चाहें तो ये आइडिया अच्छा है, लेकिन एक चीज तो पहले ये देखें कि आप अभी जो रियल एस्टेट बेचेंगे उसमें आपके लिए टैक्स कितना आएगा, आपने कब खरीदी है, कितने साल बाद बेच रहे हैं, उस पर टैक्स क्या होगा, वो चीज ध्यान में रख लें पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 का 1 करोड़ फिर आप पूरी तरह से डेट में डाल दें, फिक्स इनकम में डाल दें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब प्लॉट भी लेकर बैठे हैं तो इसका मतलब साफ है ना कि आपको सारा के सारे पैसे की जरूरत नहीं है। तो चाहें तो उसे अलग अलग भाग में कर दें, कुछ पैसा इक्विटी में चला जाए और कितनी आपको रेगुलर इनकम चाहिए वो कैलकुलेट करें और उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ जाएं और वो अकॉर्डिंगली आपको बता देगा कि आपको डेट म्यूचुअल फंड में किस तरह के फंड में डालना चाहिए, क्या बैलेंस फंड होना चाहिए, MIP होनी चाहिए या बॉन्ड फंड होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको एक सजेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो डेफिनेटली आपको रियल एस्टेट में से निकलकर फंड्स में डालना जरूरी होगा। टैक्स ये जरूर ध्यान में रखें, पहली बात। और दूसरी, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होगी, आपने एक बार ये प्लॉट बेच दिया तो एप्रिसिएशन आना बंद हो जाएगा। उसके लिए अगर आपको इतने पैसे नहीं चाहिए तो कुछ पैसे ऐसी जगह पे रखेंगे जो एप्रिशिएट होते रहें, ताकि आपको आज की नहीं 10 साल आगे की भी रेगुलर इनकम का ख्याल रख पाए। सुगंधा देशमुख सांगली से, इन्होंने हमारे फेसबुक पर अपना सवाल डाला है। डेट फंड क्या एक ही फंड में पैसा लगाते हैं या यहाँ भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं? मतलब क्या डेट फंड भी डाइवर्सिफाइड होते हैं? बिल्कुल, अलग अलग कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेट फंड लगाते हैं कमर्शियल पेपर में, CDs जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं उनमें पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। अब एक एक इंस्ट्रूमेंट को प्रदीप समझाना बड़ा लंबा काम है। डेट फंड में हमने समझाया है। हाँ, समझाया भी कुछ हद तक। तो सुगंधा जी, डेट फंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, लेकिन आप किसी डेट फंड में पैसा लगा रही तो आपको क्या देखना, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है और वो ये कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स में डेट फंड ने पैसा लगाया उनकी रेटिंग क्या है। AAA है, AA+ है, डबल है। AA से नीचे की रेटिंग वाले अगर पेपर हो तो थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़े रिस्की होते हैं। जरूरी नहीं कि AA के नीचे की रेटिंग वाले सारे पेपर्स सारी कंपनियां डिफॉल्ट करेगी, लेकिन वहां खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप एकदम सेफ रहकर चलना चाहती हैं तो फिर जो AAA और AA+ वाली रेटिंग वाले जो पेपर हैं, जिन सिक्योरिटीज में उस डेट फंड ने पैसा लगाया, उस तरह के फंड्स आप ज्यादा पसंद करें। अच्छा, ये मुझे ख्याल नहीं कि ये बिगिनर है या प्रोफेशनल है, लेकिन जो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो सालों से पैसे लगा रहे हैं डेट फंड में, क्या उनको ऐसे समझना चाहिए कि जब वक्त बहुत बुरा हो, जब आपको पता है कि मार्केट में रिस्क बहुत है, जो अंदाजा लगा सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त आप गिल्ट फंड में पैसे लगाएं। बिल्कुल। और वहां पे एक बार आपको रेट घटने का फायदा मिल गया, फिर आप धीरे धीरे थोड़ा रिस्क लेने वाले फंड में शिफ्ट होते रहे। यस, ये आइडिया सही है, और खासतौर से तब जबकि ब्याज दरें घटने का एक सिलसिला आगे नजर आ रहा हो। भले आज ना घटे, 3 महीने 6 महीने साल भर बाद घटे, लेकिन आपको लगता है कि ब्याज दरें बढ़ेगी नहीं, धीमे धीमे घटेगी, तो फिर गिल्ट फंड से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और गिल्ट फंड में पैसा लगाने का, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि वहां पर क्रेडिट रिस्क, यानी कि पैसा डूब जाने की जो आशंका है वो लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि आज तक तो भारत सरकार कभी डूबी नहीं, कभी डिफॉल्ट किया नहीं। तो फिर आप गिल्ट फंड में पैसा लगा लें और जब आपको लगे कि माहौल थोड़ा सुधर रहा है तो फिर उसके बाद आप बॉन्ड फंड में शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल। तो ये लार्ज कैप और मिड कैप जैसा ही एक फर्क है कि गिल्ट फंड वो हैं जो केवल सरकारी बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, वहां पे कोई रिस्क नहीं होता। हाल में अगर आपने सुना हो कि एक प्राइवेट कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो उस फंड ने रिडम्पशन देना ही बंद कर दिया था, इस तरह का डर तभी पैदा होता है जब आप गिल्ट फंड के बाहर निकल के प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड में पैसे लगाने वाली स्कीम में भी निवेश करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा फर्क है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्मी राव हैदराबाद से, इन्होंने हमारे फेसबुक पर अपना सवाल डाला है। टीचर है, 40 साल की उम्र है, 25,000 रुपए महीना इनकी रेंटल इनकम है और ये रकम फिलहाल सेविंग अकाउंट में पड़ी रहती है। 20 साल तक खर्च के लिए इनको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो ये निवेश करना चाहती है। बेसिकली एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है इनके पास। परफेक्ट, इनके लिए SIP परफेक्ट है। अब आपको 25,000 रुपए की इनकम है, सेविंग अकाउंट में तो रखिए मत, वहां से तो तुरंत निकालिए, और 20 साल तक आपको खर्चों के लिए जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल 2 या 3 अच्छे फंड लेकर SIP शुरू कर दीजिए। एक आपको लार्ज कैप फंड रखना है, एक मिड कैप फंड रखना है, एक स्मॉल कैप फंड रखना है, 3 फंड में SIP कर लीजिए, तीनों इक्विटी फंड बस।
और कुछ भी चिंता मत कीजिए आप यहाँ पर, और 20 साल के वक्त में आपको जरूर मुनाफा होगा, लंबी अवधि में मोटा मुनाफा होगा। बिल्कुल। और हम कह नहीं सकते कितना, लेकिन अगर आप कहीं भी जाकर ढूंढें, हमारे मनी कंट्रोल पे ही जाएं और देखें कि पिछले 20 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी कहां से कहां पहुंचे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत ही अच्छा निवेश, पूरी शुभकामनाएं आपको, और वक्त है इजाजत लेने का। पहला कदम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।